जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3203 से 3205। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एहुआन की मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसने निजी कमरे से दो आकृतियों को गायब होते देखा। माय लॉर्ड, सम्राट ली के रहते हुए मुझे डर है कि इस मार्शल सम्राट पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। इस समय शिखर अर्थ सम्राट, जिसने मूल रूप से दोनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, वह कहने से खुद को रोक नहीं सका। यह इतना सरल कैसे हो सकता है? यदि वह इस स्तर तक विकसित हो सकता है तो वह एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। भले ही सम्राट ली न हो, वह भर्ती को इतनी लापरवाही से स्वीकार नहीं करेगा। एहुआंग ने बेहोश होकर कहा। जाहिर है वह ये जीवन के बारे में बहुत स्पष्ट थी। शिखर अर्थ सम्राट ने आगे कहा, लेकिन हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मार्शल सम्राट का युद्ध सम्राट के साथ कुछ संबंध प्रतीत होता है। वह युद्ध सम्राट का अधीनस्थ हो सकता है। युद्ध सम्राट का एक अधीनस्थ? आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये सिर्फ बाहरी लोगों के देखने के लिए एक शो है। यह मार्शल सम्राट एक साधारण चरित्र नहीं है। वह संभवतः युद्ध सम्राट के सामने कैसे समर्पण कर सकता है? हालांकि युद्ध सम्राट शक्तिशाली है, मुझे डर है कि वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। सबसे सरल बात यह है कि जब वह फॉर्चून की दिव्य राजधानी में पहुंचा तो सबसे पहले उसने युद्ध सम्राट से मुलाकात नहीं की। शायद युद्ध सम्राट के पास ऐसा है, उसकी देखभाल करने का इरादा है, लेकिन यह उस हद तक नहीं है। एहुआंग ने कहा। जैसे ही वह बोलती थी, वह थोड़ा सा खींचती थी, जिससे उसके शरीर के खूबसूरत उभार दिखने लगते थे। उसकी अभिव्यक्ति बिल्ली के बच्चे की तरह सुस्त थी। माय लॉर्ड, आप उसे इतना महत्व क्यों देते हैं? फॉर्चून डिवाइन कैपिटल में अनगिनत लोग हैं जो हमारे क्लियर स्काई एसोसिएशन में शामिल होना चाहते हैं। ये ठीक है अगर वह नहीं जानता कि एहसानों की सराहना कैसे की जाती है। शिखर अर्थ सम्राट ने बिना तरफ देखे कहा। सामने के सुंदर दृश्यों को देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, अन्यथा उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेवकूफ, क्या एक साधारण सम्राट की तुलना उससे की जा सकती है? इसके अलावा मैंने उसकी सारी जानकारी की जांच की है। जब से वह फॉर्चून डिवाइन राजवंश में आया है, केवल कुछ ही समय हुआ है, लेकिन वह पहले ही तीसरे से 7वें दायरे में प्रवेश कर चुका है। क्षेत्र, ये गति अद्भुत है। उनकी भविष्य की उपलब्धियां बस असीमित हैं। यदि हम ऐसी प्रतिभा पर जीत नहीं पाते हैं, तो क्या हमें दूसरों द्वारा उसे जीतने का इंतजार करना चाहिए? एहुआन की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। वह थोड़ी अधिक निर्णायक और वीर और थोड़ी कम सुस्त लग रही थी। दुनिया के कानूनों की अपूर्णता के कारण अन्य दुनिया के सम्राटों को फॉर्चून गॉड राजवंश में आने के बाद थोड़े समय में अपनी ताकत में बड़ी सफलता मिलेगी। यह एक बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन उनकी सुधार की दर है सचमुच चौंकाने वाला। हमें उसे जीतने का कोई तरीका सोचना चाहिए, एहुआंग ने कहा। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक चमक उठी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या योजना बना रही है। ये जिवेन और सम्राट ली एक साथ बॉक्स से बाहर आए। ये जिवेन ने जांच को अलग करने के लिए आकस्मिक रूप से एक जादुई शक्ति का प्रयोग किया। फिर उन्होंने कहा, मित्र सम्राट ली, यह एहुआंग कौन है? वह आपके लिए चीजें भी मुश्किल कर सकती है। ये देखकर सम्राट ली रुके और बोले, वह नहीं है जो मेरे लिए चीजें मुश्किल बनाती है। ये ब्लू स्काई एसोसिएशन है जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। क्या क्लियर स्काई एसोसिएशन बहुत शक्तिशाली है? क्या यह आपके न्याय मंत्रालय से अधिक शक्तिशाली है? ये जिवेन ने पूछा। जहां तक वह जानता था, फॉर्चून गॉड राजवंश में न्याय मंत्रालय शीर्ष विभागों में से एक था। चाहे वह ताकत हो या संबंध, वे सभी फॉर्चून गॉड राजवंश में थे। सम्राट ली ने 7वें क्षेत्र में कदम रखा था और उन्हें न्याय मंत्रालय का मुख्य अधिकारी माना जाता था। उच्च अधिकारियों द्वारा उसकी कद्र की जाती थी और उसे खूब तैयार किया जाता था। उनकी पहचान और रुतबा अब पहले जैसा नहीं रहा। अप्रत्याशित रूप से अभी भी एक अस्तित्व था जो उसे सावधान कर सकता था।
ऐसा नहीं है। आप उनकी इस तरह तुलना नहीं कर सकते। न्याय मंत्रालय फॉर्चून गॉड राजवंश द्वारा स्थापित एक बड़ा विभाग है। स्वाभाविक रूप से कई विशेषज्ञ हैं। हालांकि ये ब्लू स्काई एसोसिएशन फॉर्चून का एक नियमित विभाग नहीं है। गॉड राजवंश वास्तव में इसे फॉर्चून गॉड राजवंश का अधीनस्थ भी नहीं माना जा सकता। यह एक नागरिक संगठन है, सम्राट ली ने कहा। एक नागरिक संगठन वास्तव में न्याय मंत्रालय के मुख्य अधिकारी आपको अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का साहस कर रहा है। वे बहुत साहसी हैं। ये ज़िवेन आश्चर्य से कहने से खुद को नहीं रोक सकी। ये स्पष्ट रूप से फॉर्चून गॉड राजवंश के एक अधिकारी की भर्ती कर रहा था। ये तो बस मौत को दावत देना था। यदि युद्ध सम्राट उसे भर्ती करना भी चाहे तो भी उसे यह काम नाम से करना होगा। फॉर्चून गॉड राजवंश का बताने की जरूरत नहीं, यह एक नागरिक संगठन था। ये ब्लू स्काई एसोसिएशन कौन थी? संक्षेप में, ये बहुत जटिल है। इस ब्लू स्काई एसोसिएशन के पीछे एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति है। मैं भी नहीं जानता कि वह कौन है। शायद मुझे तब पता चलेगा जब मैं एक दिन न्याय मंत्रालय का मुख्य अधिकारी बन जाऊंगा। सम्राट ली ने आगे कहा, अगर यह एक सामान्य नागरिक संगठन होता जिसने फॉर्चून गॉड राजवंश के विशेषज्ञों को इतनी खुलेआम भर्ती करने की हिम्मत की, तो यह एक विद्रोह के बराबर होगा। इसे मिनटों में नष्ट कर दिया जाएगा। हालांकि ये ब्लू स्काई एसोसिएशन अलग है। हालांकि मैं नहीं जानता कि वह शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। जहां तक मुझे पता है, जो लोग ब्लू स्काई एसोसिएशन में शामिल हो सकते हैं और आधिकारिक सदस्य बन सकते हैं, वे सभी बिना किसी अपवाद के 7वें दायरे से ऊपर हैं। अतीत में मेरी खेती के साथ मुझे भर्ती होने का अधिकार नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि कुछ समय पहले जब मैंने 7वें क्षेत्र में प्रवेश किया तो मुझे ग्रीन स्काई एसोसिएशन से निमंत्रण मिला, लेकिन मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। मैंने न्याय मंत्रालय में एक पद है, तो मैं इस तरह के नागरिक संगठन में कैसे शामिल हो सकता हूँ? सम्राट ली ने केवल कुछ ही शब्द कहे थे, लेकिन उन्होंने पहले ही ये शीवेन के दिमाग में एक विशाल चित्र बना दिया था। इस संगठन की पृष्ठभूमि बहुत बड़ी थी और इसे बड़े पैमाने पर समर्थन प्राप्त था। इसके अलावा संगठन में शामिल होने के लिए प्रारंभिक आवश्यकता 7वां क्षेत्र या उससे ऊपर थी। ये ब्लू स्काई एसोसिएशन बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। इससे ये ज़िवेन थोड़ा सतर्क हो गया। वह केवल 7वें लोक में था। उसे ताकतवर भी माना जा सकता है, लेकिन उसे कमजोर भी माना जा सकता है। यदि कोई उसे यातना देना चाहता था तो उसे डर था कि यह वास्तव में कठिन होगा। आज की स्थिति को देखते हुए दाओवादी हुडी आपको एजियो ड्रैगन एसोसिएशन की नाक के नीचे होना चाहिए। मुझे डर है कि भविष्य में परेशानी होगी। सम्राट ली ने कहा, मैं न्याय मंत्रालय का मुख्य अधिकारी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने साहसी हैं, वे मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन दाओवादी बूडी आप केवल 4 प्रांतों के नामात्र इंस्पेक्टर हैं। जब समय आएगा तो वे अनिवार्य रूप से आपकी तलाश में आएंगे। मुझे नहीं पता कि यह हुआंग कहां से आई है और एजियो ड्रैगन एसोसिएशन में उसकी स्थिति क्या है, ये ज़िवेन ने पूछा। सम्राट ली की तुलना में वह इस एहुआंग से अधिक डरते थे। वास्तव में उसके पास एक ऐसी आभा थी जिससे वह भी डरता था। यह एहुआंग एक अद्वितीय गुरु है जो हाल के वर्षों में उभरा है। उसकी साधना का समय मेरे जितना लंबा नहीं है, लेकिन उसकी साधना की गति मेरी तुलना में तेज है। मैंने अभी 7वें क्षेत्र में कदम रखा है, लेकिन कहा जाता है कि वह पहले ही कदम रख चुकी है 7वें दायरे में। अपने पदार्पण के बाद से वह एजियो ड्रैगन एसोसिएशन की सैन्य सलाहकार रही है। ऐसा कहा जाता है कि एजियो ड्रैगन एसोसिएशन की कई कार्य योजनाएं उन्हीं से आई, इसलिए उनसे निपटना बहुत मुश्किल व्यक्ति है। यदि आप उससे बच सकते हैं तो बेहतर होगा कि ऐसा न करें। सम्राट ली ने कहा। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि ये शब्द, विशेषकर अंतिम सुझाव, कमोबेश गहरे शब्द थे। हालांकि उसे अब भी याद है कि ये ज़िवेन ने अतीत में उसकी मदद की थी। इस समय वह ये शीवेन को दलदल में गिरते हुए नहीं देख सका, इसलिए उसने उसे याद दिलाने के लिए अपना मुंह खोला।
ये ब्लू स्काई एसोसिएशन बहुत शक्तिशाली लगता है। मुझे नहीं पता कि यह ब्लू स्काई एसोसिएशन किस लिए है। दिव्य राजवंश के उच्चाधिकारी ऐसे संगठन के अस्तित्व को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये जिवेन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैं विशिष्टताओं के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ, सम्राट ली ने कहा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि ब्लू स्काई एसोसिएशन के कई सदस्य शेन्यांग राजवंश की वर्तमान स्थिति को सुधारने में रुचि रखते हैं। वे शेन्यांग राजवंश की प्रतिष्ठा को बहाल करना चाहते हैं। उन्हें एक संगठन कहने के बजाय वे समान विचारधारा वाले हैं समाज। ये जिवेन को गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ कि ऐसा संगठन सामने आया था। ऐसा लग रहा था कि फॉर्चून गॉड राजवंश में कुछ गड़बड़ थी, अन्यथा क्लियर स्काई एसोसिएशन प्रकट नहीं होता। भले ही उनकी साजिश सच्ची हो या झूठी, ये तथ्य कि उनके पास एक नारा था जिसे हर कोई जानता था, कुछ समस्याओं को समझाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जिस स्थिति को उन्होंने समझा, उसके अनुसार दैवीय राजवंश वास्तव में उतना शक्तिशाली नहीं था जितना वह अपने उत्कर्ष के दिनों में था। स्थानीय शक्तिशाली कबीले और संप्रदाय बेलगाम हो गए, और विदेशी अभियान धीरे धीरे मूल आक्रामक से रक्षात्मक में बदल गए। ये सीन किसी के सीन जैसा लग रहा था, राजवंश का अंत में गिरना। अचानक उसे लगा कि तूफान आने वाला है। दैवीय राजवंश उतना शक्तिशाली और रहस्यमय नहीं था जितना उसने सोचा था। हालांकि वह इन चीजों की परवाह करने को तैयार नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी अपनी ताकत में सुधार करना। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा परवाह नहीं करना चाहता। चलो अंदर चले और खाना खाएं, ये जिवेन ने कहा। सम्राट ली ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर ये जिवेन को एक निजी कमरे में ले गए। यह एक निजी कमरा था जिसे उन्होंने काफी समय से आरक्षित रखा था। इसे किसी भी समय खोला जा सकता है। जल्द ही ड्रंकन इमोर्टल सोर्स में कई स्वादिष्ट वाइन और व्यंजन परोसे गए। दोनों ने टोस्टों का आदान प्रदान किया, और ऐसा लगा कि एहुआंग के साथ पिछली घटना ने मेजबान और अतिथि को प्रभावित नहीं किया था। खाने के बाद ये जिवेन ज्यादा देर तक नहीं रुके। सम्राट ली से विदाई लेने के बाद वो युद्ध सम्राट से मिलने गए। किसी भी मामले में युद्ध सम्राट ने 4 प्रांतों के गश्ती दूत की पहचान और उसके लिए अन्य पुरस्कारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिससे उसे बहुत लाभ हुआ था। किसी भी स्थिति में उसे फॉर्चून की दिव्य राजधानी का दौरा करना था। हालांकि जब उन्हें युद्ध सम्राट की हवेली मिली तो उन्हें बताया गया कि युद्ध सम्राट पहले ही फॉर्चून की दिव्य राजधानी छोड़ चुके थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह किसी विद्रोह को दबाने गया था और पता नहीं कब लौटेगा। ये जिवेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह युद्ध सम्राट की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। ये कहा जा सकता है कि वह अथाह था। किस प्रकार के विद्रोह के लिए युद्ध सम्राट जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को जाने की आवश्यकता होगी। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। चूंकि युद्ध सम्राट आसपास नहीं था, वह सीधे मार्शल क्रिएशन मंडप में गया। हालांकि यह उनका पहली बार फॉर्चून की दिव्य राजधानी में आना था। उन्होंने पहले ही भोज के दौरान सम्राट ली से फॉर्चून की दिव्य राजधानी का नक्शा मांग लिया था। हालांकि इसमें कोई रहस्य शामिल नहीं था, फिर भी इस पर कुछ प्रमुख बिंदु अंकित थे। इसे खोजने के बाद ये जिवेन को बिना सिर वाली मक्खी की तरह आंख मूंद कर खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। मार्शल क्रिएशन मंडप। 4 साहसिक और शक्तिशाली शब्द बादलों में तैर रहे थे, जो हल्के से समझ में आ रहे थे। प्रत्येक शब्द में अनंत महान दाव समाहित प्रतीत होता था, जो शून्य में गहराई से उकेरा हुआ था। ये जिवेन अंततः मार्शल क्रिएशन पवेलियन में पहुंचे। उनके आगमन ने तुरंत ही कुछ शक्तिशाली अस्तित्वों का ध्यान आकर्षित किया, और दिव्य इंद्रियां एक के बाद एक उन पर हावी हो गईं। मैं एक मार्शल सम्राट हूँ। मुझे मार्शल आर्ट को समझने के लिए मार्शल क्रिएशन पवेलियन में आने का आदेश मिला है, ये जिवेन ने कहा। आप वास्तव में एक मार्शल सम्राट हैं। आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपका समय सीमित है। समय सीमा से पहले बाहर आना याद रखें, एक बुरी आवाज ने कहा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन।
मार्शल क्रिएशन पवेलियन के गार्डों ने पहले ही ये ज़िवेन की पहचान की पुष्टि कर दी थी, लेकिन वह आकृति कभी सामने नहीं आई थी। ये ज़िवेन ने अपनी दिव्य इंद्रियों से उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। हालांकि ये ज़िवेन ने तुरंत हार मान ली। यह मार्शल क्रिएशन पवेलियन था, जो पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश में मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि थी। कोई शक्तिशाली अस्तित्व इसकी रक्षा कैसे नहीं कर सकता। अचानक दूर से दाव की आवाज आई और आकाश में दाव के फूल बिखर गए। आसमान से एक शानदार गाड़ी आई और पूरी गाड़ी एक भव्य महल की तरह थी। ये ज़िवेन देख सकती थी कि इस शानदार महल के अंदर अनगिनत परियां सुंदर नृत्य कर रही थी। उनके साथ असंख्य बलशाली पुरुष चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी सर्वोच्च अस्तित्व की सेवा कर रहे हों। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सम्राटों में ऐसे भी लोग थे जो तपस्वियों की तरह जीवन जीते थे, और ऐसे भी लोग थे जो अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। कोई सही या गलत नहीं था। सम्राट की राह पर स्वयं ही चलना था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कोई सही या गलत नहीं था, बस रास्ता अलग था। एक सम्राट का अपना वैभव था। हालांकि ये ज़िवेन ने उसे उकसाया नहीं। इसके बजाय उसने किसी को गाड़ी महल से बाहर निकलते हुए देखा, जो सीधे ये ज़िवेन की ओर जा रहा था। वह एक परिष्कृत स्वभाव वाली महिला थी, जिसने भव्य महल की पोशाक पहनी हुई थी। उसका फिगर सुंदर था और उसका रूप उत्कृष्ट था। हालांकि उसके चेहरे पर कुछ हद तक अहंकार का भाव था। क्या आप वही मार्शल सम्राट ये ज़िवेन है? महिला ने कहा। दुखी महसूस करते हुए ये ज़िवेन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। वह एक नजर से ही इस महिला की खेती को देख सकता था। वह केवल दिव्य राजा क्षेत्र में थी। न केवल उसने उसके सामने उचित शिष्टाचार नहीं दिखाया, बल्कि उसने वास्तव में इतना अहंकारी होने का साहस किया। जो व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होता था, वह उतना ही अधिक दूसरों की थोड़ी सी भी अवज्ञा को सहन नहीं कर पाता था। आप कौन है? ये ज़िवेन ने पूछा। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। मेरे भगवान ने मुझे यहाँ आकर आपको ये बताने का आदेश दिया कि आपने लाइट कबीले को नष्ट करने का साहस किया है। यह मौत की सजा वाला अपराध है, लेकिन जब तक आप 60% सौंप देते हैं 4 प्रांतों का लाभ, मेरे भगवान इस बार आपके लापरवाह कृत्य को माफ कर देंगे। महिला ने अहंकार पूर्वक कहा। जहाँ तक मेरा भगवान कौन है, मुझे लगता है कि आपके पास इसका पता लगाने का एक तरीका है। क्या आप सम्राट तियान यी की हवेली से हैं? ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। यदि वह उस व्यक्ति की पहचान नहीं जानता था जो आया था, तो अब वह जानता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्राट तियान यी लाइट कबीले के समर्थक थे। वह फॉर्चून गॉड राजवंश में एक अत्यंत शक्तिशाली सम्राट भी थे। ऐसा कहा गया था कि उसने 9वें क्षेत्र में प्रवेश किया था, और वह एक ऐसा अस्तित्व था जो फॉर्चून गॉड राजवंश में हवा और बारिश को बुला सकता था। ये सही है। चूंकि आप पहले से ही मेरे स्वामी के बारे में जानते हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप एक दिन ढूंढ लें और माफी मांग लें। जब तक आप मेरे स्वामी के प्रति समर्पण करने को तैयार हैं, मानव जाति में आपकी स्थिति माउंट ताई जितनी स्थिर रहेगी। स्त्री ने ऐसे कहा जैसे ये तो बात ही बन गई। घुटने टेको, ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया। घमंडी महिला तुरंत घबराकर चिल्लाई, फिर उसका शरीर अनायास ही झुक गया, कांपने लगा। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह फिर से खड़ी नहीं हो सकी, जैसे कि उसे किसी तरह की शक्ति से दबा दिया गया हो, लेकिन वह नहीं उठ सकी। इसका कोई भी निशान ढूंढो। इस समय उसके दिल में एक बड़ा डर समा गया। अंततः उसे याद आया कि उससे पहले यह व्यक्ति कौन था। वह एक लौह रक्त वाला व्यक्ति था, जिसने थोड़े ही समय में 4 प्रांतों के ऊपरी क्षेत्रों का नरसंहार किया था और अकेले ही चारों प्रांतों को शांत कर दिया था। उसकी पहचान को एक तरफ रखते हुए, केवल उसकी ताकत ही एक उच्च और शक्तिशाली देव सम्राट की थी। उसने क्या गिना? अधिकांश लोगों की नजर में एक ईश्वर राजा वास्तव में विस्मयकारी था, लेकिन एक ईश्वर सम्राट के सामने ये कुछ भी नहीं था। इसके अलावा इस व्यक्ति ने 4 प्रांतों में 10 से अधिक शाही राजाओं की हत्या कर दी थी। 10 शाही सम्राट। इसके बारे में सोचते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा।
उससे पहले ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई थी, क्योंकि उसके पीछे वह अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व खड़ा था। हर कोई उसे कुछ न कुछ आदर देता था, और जैसे जैसे समय बीतता गया वह खुद भी भूल गई कि वह सिर्फ एक लोमड़ी थी जो दूसरों को डराने के लिए बाघ की ताकत उधार ले रही थी। वह स्वयं वह बाघिन नहीं थी। इस समय उसके हृदय में सम्राट का भय दबा हुआ था। दिल अचानक उसके पूरे शरीर पर रेंगने लगा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वह क्यों नहीं उठ सकी। ये जीवन के प्रभाव के कारण नहीं था, ये बस जीवन के एक अलग स्तर का दमन था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब डर उसके पूरे शरीर में फैल गया तो उसने अपने दिल में मौजूद डर को दूर करने की कोशिश करते हुए एक तेज चीख निकाली। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? ये जीवन ने व्यंग्य किया। वह सिर्फ एक लोमड़ी थी जो दूसरों को डराने के लिए बाघ की शक्ति का उपयोग कर रही थी। उसने उससे बहस करने की जहमत भी नहीं उठाई। वह जिस बारे में सोच रहा था वह बात उसके सामने थी ही नहीं। किसी क्षेत्र में आतंक मचाने वाले शक्तिशाली अधिपति सभी साधारण लोग थे। उनमें से अधिकांश के पास मध्य क्षेत्र में अपने स्वयं के समर्थक थे। फॉर्चून गॉड राजवंश के ताकतवर लोग जिन्होंने मध्य क्षेत्र में सेवा की थी, उनके पास अपना विशेष क्षेत्र नहीं था। उनके लिए निरंतर आय प्राप्त करना असंभव था। इस समय उनके नीचे के लोगों के लिए शरण लेना काफी जरूरी था। पहले चूंकि मानव जाति को कोई समर्थक नहीं मिल सका, इसलिए इसे धीरे धीरे लाइट कबीले द्वारा नष्ट कर दिया गया। अंत में मानव जाति का केवल आधा हिस्सा ही बचा था। यदि ये जीवन की वापसी नहीं होती तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि भविष्य में एक दिन मानव जाति लाइट कबीले द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। शायद वे मानव प्रांत छोड़ देंगे और रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। मानव जाति को कोई समर्थक न मिल पाने का कारण सम्राट तियानगी से संबंधित था। यदि यह उसकी रुकावट के लिए नहीं होता तो मानव जाति की स्थिति के साथ, जब तक वे लाभ हस्तांतरित करने के इच्छुक थे, उन्हें एक विश्वसनीय समर्थक नहीं मिल पाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। ये सम्राट तियानगी ही थे जिन्होंने उन्हें रोका। जाहिर है, सम्राट तियानगी ने लाइट कबीले का समर्थन किया और आशा व्यक्त की कि लाइट कबीला मानव जाति का स्थान लेकर मानव प्रांत का अधिपति बन जाएगा। यद्यपि सम्राट तियानगी अपने अत्याचारी अस्तित्व के साथ फॉर्चून गॉड राजवंश के नियमों के कारण सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते थे, जब तक उन्होंने पर्दे के पीछे चालें खेली, यह मानव जाति को निष्क्रिय बनाने के लिए पर्याप्त था। अब उन्होंने वास्तव में 4 प्रांतों की आय का 60% मांगा। ये तो बस कठोर कदम उठाना था। आमतौर पर इस प्रकार के लाभों का हस्तांतरण केवल 10% से 20% होता था। आखिरकार स्थानीय शक्तिशाली कुलों को अभी भी विकसित होने की आवश्यकता है। वे और अधिक कैसे दे सकते थे? एक बार में 60% छीन लेना मानव जाति को भविष्य में विकसित करने की कोई और क्षमता नहीं देने के समान था। कोई भी जाति जो विकास करना चाहती है उसे अनगिनत संसाधनों पर निर्भर रहना होगा। यह अटल सत्य था। अब भी सम्राट स्काईविंग अभी भी मानव जाति के खिलाफ साजिश रच रहा था। ये जीवन क्रोधित कैसे नहीं हो सकते थे? मूलतः उसके पास केवल प्रकाश कबीले का प्रसाद था। अब जबकि इसका विस्तार 4 प्रांतों तक हो गया है, तो चढ़ावे का अनुपात और भी अधिक हो गया है। क्या सम्राट तियानगी ने वास्तव में सोचा था कि ये जीवन उसके क्रोध को निगल जाएगा और उसे सहन करेगा? वह सचमुच आश्वस्त था। इतने वर्षों तक उच्च और शक्तिशाली रहने के बाद शायद वह समझ नहीं पाया और दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। ये जीवन स्वाभाविक रूप से समझ गए। जैसा कि कहा जाता है, ऊंची कीमत मांगो और कम कीमत चुकाओ। हालांकि ये जीवन का कम कीमत चुकाने का इरादा भी नहीं था। मानव जाति को अभी भी अपने रास्ते पर चलना था। यदि वे दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो कभी भी सफलता का दिन नहीं होगा। इसके अलावा उनकी राय में, यदि वह वास्तव में किसी पर भरोसा करना चाहता था तो क्या युद्ध सम्राट तियानगी से अधिक मजबूत नहीं था? भले ही सम्राट तियानगी ने 9वें दायरे में प्रवेश किया था, फिर भी उनकी तुलना युद्ध सम्राट से नहीं की जा सकती थी,
जिन्होंने फॉर्चून गॉड हेवन लॉर्ड के युग से हर जगह युद्ध करने के लिए फॉर्चून गॉड हेवन लॉर्ड का अनुसरण किया था। इस बारे में सोचने के बाद ये जिवेन सम्राट तियान यी को बिल्कुल भी चेहरा नहीं देंगे। इसके अलावा उनकी राय में सम्राट तियान यी के पास बस एक और साजिश थी। समझौता करना या न करना बेकार था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक गाड़ी के महल से एक गहरी और ठंडी आवाज आई। ये जिवेन ने उस महिला पर ध्यान नहीं दिया जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसने बस गाड़ी की ओर देखा। गाड़ी में धीरे धीरे एक आभा प्रबल होती जा रही थी। अचानक एक आकृति बाहर निकली और तुरंत ये जिवेन के सामने आ गई। अचानक उसके हाथ में एक लंबा ब्लेड आया। इससे प्रकाश की एक आश्चर्यजनक किरण निकली और आकाश का पर्दा आधा टूट गया। फिर यह सीधे ये जिवेन के चेहरे की ओर बढ़ा। बच्चों का खेल, ये जिवेन चिल्लाया और सीधे मुक्का मार दिया। इस मुक्के ने स्वर्ग और पृथ्वी को अस्त व्यस्त कर दिया। ये पूरी तरह से अव्यवस्थित था और पुनर्जन्म के 6 मार्गों में परिवर्तित हो गया। टकराना, लंबी कृपाण मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो गई और कृपाण की रोशनी ढह गई। लंबी कृपाण भी आध्यात्मिक क्यूई के एक समूह में बदल गई, जो सभी दिशाओं में फैल गई। यह कोई वास्तविक दाव कलाकृति नहीं थी, ये दुनिया की आध्यात्मिक क्यूई से बस संघनित था। आम लोगों के साथ व्यवहार करना उपयोगी हो सकता है। हालांकि ये जिवेन के लिए वह दाव टूल्स से भी नहीं डरता था। उन्होंने इसका विरोध करने का साहस भी किया। आध्यात्मिक ऊर्जा से संघनित इस प्रकार के हथियार की तो बात ही छोड़ दे। और उसके सामने आखिरकार एक आकृति उभर कर आई। यह एक गरिमापूर्ण चेहरे वाला आलीशान वस्त्र पहने एक व्यक्ति था। उसके पीछे पंखों का एक जोड़ा था। कोई भी दाव के संघनन को स्पष्ट रूप से देख सकता था। पंखों पर रून बहते पानी की तरह बह रहे थे। ये कोई साधारण पंख नहीं, बल्कि दाव पंख थे। पंख दाव से सघन किए गए थे। ये स्पष्ट रूप से एक बहुत शक्तिशाली दाव था और ये दाव पंख इस दाव के केंद्रित अवतार थे। आप सम्राट तियान यी है? ये जिवेन ने पूछा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने दयालुता पूर्वक तुम्हें जीने का एक तरीका दिया, लेकिन तुमने इसे संजोने की हिम्मत नहीं की। सम्राट तियान यी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बस ठंडे स्वर में कहा, कृपया मुझे जीने का एक तरीका बताएं। हा, क्या मजाक है? क्या आपको लगता है कि यह जीने का एक तरीका है? ये जिवेन उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसकी अभिव्यक्ति और अधिक ठंडी होती गई। उसके सामने वाला व्यक्ति बहुत घृणित लग रहा था। नौजवान, मुझे पता है कि आप बाहरी दुनिया से आए हैं, लेकिन फॉर्चून गॉड राजवंश उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अकेले 4 राज्यों की भूमि की रक्षा कर सकते हैं? सम्राट तियान यी ने ठंडे स्वर में पूछा। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसकी रक्षा कर सकता हूं या नहीं। आप चाहते हैं कि मैं आप पर भरोसा करूं। बेहतर होगा कि आप इसे बचा लें। ये जिवेन ने ये भी कहा, आगे नहीं बढ़ना है। जिद्दी, इंपीरियल लॉर्ड स्काईविंग ने जोर से दहाड़ लगाए और गुस्से से दहाड़ने लगा। उसने अपने हाथ से शून्य को पकड़ लिया और एक लंबी कृपाण मौके पर दिखाई दी। उसने उसे बाहर निकाल दिया और कृपाण प्रकाश महान दाव के एक भयानक भंवर में बदल गया जो नीचे की ओर फिसल गया। मैंने पहले ही कहा था कि आप इस स्तर के हमले से मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं। ये जिवेन ने व्यंग्य किया। उसने एक हाथ बढ़ाया और उसे ड्रैगन के पंजे में बदल दिया, जिससे सीधे कृपाण की छाया अलग हो गई। फिर उसके पंजे ने सम्राट तियान यी की छाती को पकड़ लिया और उसे वहीं उड़ा दिया। प्रतिवेदन, किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। टकराना, सॉवरेन लॉर्ड हेवनली विंग ने गुर्राया और उसका शरीर उड़ गया। जहां भी उनका शरीर गुजरता, आसमान में काली दरारें दिखाई देने लगती। यदि वे भाग्य की दिव्य राजधानी में नहीं होते, तो ऐसी शक्ति दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती। मोनार्क स्काईविंग की छाती में एक खूनी छेद दिखाई दिया। महल के भीतर से भी सदमे की चीखें गूंज उठी। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि मोनार्क स्काईविंग वास्तव में गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, भले ही उसने व्यक्तिगत रूप से हमला किया हो।
अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। सम्राट तियान ये इतने क्रोधित थे कि वह हंसे। उसके चेहरे पर नीली नसें उभर आई। वह क्रोधित और चिंतित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ज़िविन उसे इस हद तक मजबूर कर देगी। अगर सम्राट तियान ये यहाँ होते तो मैं उनसे डर सकता था। सिर्फ ताओवादी शरीर के साथ मेरे सामने एक अत्याचारी की तरह व्यवहार करना आपके लिए अभी भी जल्दबाजी होगी, ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि सम्राट तियान ये केवल एक ताओवादी निकाय थे। हालांकि ये ताओवादी शरीर सामान्य ताओवादी शरीर से भिन्न था, जो एक छोटी सी आत्मा से संघनित हुआ था। इसकी खेती गुप्त तकनीक से की गई थी। इसकी ताकत बहुत मजबूत थी। यह एक साधारण सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली था। इसलिए सम्राट तियान यी ने उस पर हमला करने का साहस किया। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत होगा। इतना खराब भी नहीं। इस समय शून्य में कुछ विशेषज्ञ अपनी दिव्य इंद्रियों से संवाद कर रहे थे। ये शीर्ष अस्तित्व थे जो आमतौर पर फॉर्चून मार्शल मंडप की रक्षा करते थे। अपनी क्षमता से वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि सम्राट तियानगी यहाँ सिर्फ एक ताओवादी निकाय थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िविन सम्राट तियानगी के ताओवादी निकाय को आसानी से हरा सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक ताओवादी निकाय था, सम्राट तियानगी की क्षमता सामान्य सम्राट लॉर्ड्स को दबाने के लिए पर्याप्त थी। ये निश्चित रूप से कोई सामान्य सातवां क्षेत्र नहीं है। ये वास्तव में कोई संयोग नहीं है कि उसे खेती करने के लिए फॉर्चून मार्शल मंडप में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। ये विशेषज्ञ पूरे वर्ष फॉर्चून मार्शल पवेलियन में तैनात रहते थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। वे इसके बारे में केवल अस्पष्ट रूप से ही जान सके। मैंने उनका अनुशंसा पत्र देखा है। इसमें कहा गया है कि विदेशी प्राणियों को स्टॉर्म सिटी पर आक्रमण करने से रोकने में उनकी सराहनीय सेवा के कारण उन्हें फॉर्चून मार्शल पवेलियन में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। विदेशी प्राणियों को रोककर ही उसे प्रवेश की अनुमति मिलती है। ऐसा लगता है कि उसने बहुत ही सराहनीय सेवा की है। हे सम्राट तियान ये निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अपमान सहेंगे। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या उन्हें यहाँ लड़ते रहने देना वाकई अच्छा है? किसी ने अनिश्चितता से पूछा। जब तक वे क्रिएशन मार्शल पवेलियन में प्रवेश नहीं करते, अगर वे मर जाएं तो कौन परवाह करेगा? दुनिया की परवाह किए बगैर किसी ने कहा। मार्शल सम्राट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट स्काईविंग अपने पैरों पर खड़े हो गए। हालांकि वह सिर्फ एक दाव शरीर था, स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी गरिमा थी। वह किसी को भी उसे चुनौती देने की इजाजत नहीं देता था। भाड़ में जाओ, ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। देखते हैं तुम कब तक अहंकारी बने रहोगे। सम्राट स्काईविंग ने चिल्लाया और एक मुहर बनाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमय शक्ति शून्य में एक विशाल छेद को चीर रही हो। तभी एक शक्तिशाली शक्ति सम्राट स्काईविंग के शरीर में नदी की तरह उमड़ पड़ी। उस प्रकार की शक्ति स्पष्ट रूप से वही थी। ये ज़िवेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ये सम्राट तियानगी का मुख्य निकाय था जिसने एक चाल चली थी। उसने बहुत दूर से कदम उठाया था। इस समय ये ज़िवेन की पीठ पर मौजूद दानव पंख अचानक खुल गए। उसका मुख्य शरीर तुरंत उड़ गया और तुरंत सम्राट तियानगी के सामने आ गया। पुनर्जन्म के 6 रास्ते, ये ज़िवेन चिल्लाए और सीधे मुक्का मार दिया। सम्राट तियानगी का चेहरा सदमे और गुस्से से भर गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन इतने सीधे हमला करने की हिम्मत करेगी। उसके पीछे दाव पंखों की जोड़ी ने ये ज़िवेन के पुनर्जन्म की 6 राहों को रोकने के लिए सामने उड़ान भरी। लेकिन ये ज़िवेन उसे ऐसा मौका कैसे दे सकती थी? उसने एक मुक्के से पूरे दाव पंखों को चकनाचूर कर दिया। गड़गड़ाहट, जोरदार विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी। दाव की ध्वनि वास्तविक थी और दाव के पंख टूटकर ध्वनि की तरंगों में बदल गए जो सभी दिशाओं में फैल गई। टकराना, ये ज़िवेन के पुनर्जन्म के 6 पथों की मुट्ठी ने दाव पंखों को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद भी इसने अपनी गति नहीं खोई। यह मक्खन में गर्म चाकू की तरह था और अचानक सम्राट तियानगी की छाती पर लगा। पफ! सम्राट तियानगी अचानक कराह उठे।
उसे अपने गले में मिठास महसूस हुई और मुंह से खून का घूंट उगल दिया। उसका पूरा शरीर पीछे हट गया लगातार और बिल्कुल भी नहीं रुक सका। शून्य में शक्ति संचारित करने वाला चैनल भी इस क्षण पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ऐसी स्थिति में जहां सम्राट तियानयी स्वयं नष्ट हो गए थे, चैनल को बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसी टक्कर में जमीन पर घुटनों के बल बैठी दिव्य राजा महिला सीधे राख में समा गई। दोनों पक्षों को उसके अस्तित्व की परवाह नहीं थी और उसकी परवाह करने की जहमत भी नहीं उठाई जा सकती थी। स्वाभाविक रूप से वह विरोध नहीं कर सकी और दुखद मौत मर गई। टकराना। जब ये जिवेन ने दोबारा मुक्का मारा तो सम्राट तियानयी ने अपना पैर स्थिर नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो सारी दुनिया की शक्ति इस मुक्के में केंद्रित हो गई हो। वह मौके पर ही उड़ गया और सीधे गाड़ी महल से जा टकराया। हालांकि गाड़ी महल भी स्पष्ट रूप से एक उच्च श्रेणी का जादुई उपकरण था। टक्कर से वह राख में तब्दील नहीं हुआ, उसमें से केवल विस्मयादिबोधक की श्रृंखला निकली। अंदर से प्रसारित शक्ति से कई लोग नष्ट हो गए। युद्ध सम्राट, आपने वास्तव में मुझ पर हमला करने का साहस किया। आप मर चुके हैं। आपने वास्तव में मुझे क्रोधित किया है। जब मेरा मुख्य शरीर आएगा तो यह आपकी मृत्यु का समय होगा। सम्राट तियानयी दहाड़े। उनका जीवन स्रोत जल रहा था और यहाँ तक कि ग्रेट वे लॉ भी जल रहा था। उसके शरीर की सारी शक्ति उसके पंखों पर केंद्रित थी और वहां एक भयानक ज्वाला जल रही थी। यह आपसी विनाश का एक तरीका था। भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सके, फिर भी उसकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। हालांकि वह इस समय इसकी परवाह नहीं कर सकता था। इसके अलावा, यद्यपि उसे एक गुप्त तकनीक द्वारा संघनित किया गया था, वह केवल एक ताव शरीर था। यदि वह सचमुच मर गया तो इसका उसके मुख्य शरीर पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः वह इस समय अपनी इज्जत बचाना चाहता था। इसलिए उन्होंने वास्तव में अपना अंतिम तुरुप का पत्ता प्रदर्शित किया। उसके पंखों में अकल्पनीय शक्ति थी और वे एक धारा में परिवर्तित हो गए। इसने एक राज्य का गठन किया और ये जिवेन को नष्ट करने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने ये जिवेन को मौके पर ही मारने की कसम खाई। इस समय यहाँ तक कि शून्य में मौजूद कई शक्तियां भी, जो खुद को प्रकट नहीं कर पाई, इस धार में निहित शक्ति को महसूस कर सकती थी। सम्राट तियानयी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुझे डर है कि इस बार उन्हें वास्तव में उकसाया गया है। क्या ऐसा नहीं है? यह मार्शल सम्राट मुसीबत में पड़ने वाला है। ये जिवेन का पीछे हटने का जरा भी इरादा नहीं था। उसने बस ठंडी घूंट भरी और फिर एक मुक्का मारा। सम्राट तियानयी द्वारा बहाई गई मूसलाधार लहर का सामना करते हुए वह चकमा नहीं दिया और उसमें जमकर विस्फोट किया। टकराना। ऐसा लग रहा था कि इस धार को एक भयानक अस्तित्व का सामना करना पड़ा और यह ढह गई। ये शिवेन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर ये जिवेन की 6 पथों की पुनर्जन्म मुट्ठी एक पल में एविसी तलवार में बदल गई। पुची। एविसी की तलवार एम्पायरियन लॉर्ड स्काईविंग को भेद गई। एम्पायरियन लॉर्ड स्काईविंग के शरीर के भीतर का कोर, वह कोर जो इस गुप्त कला को बनाए रखता था, को भी पाउडर में छेद दिया गया था। एम्पायरियन लॉर्ड स्काईविंग का शरीर आखिरकार अब और टिकने में असमर्थ हो गया और वह इंच दर इंच ढहने लगा। सम्राट तियानयी को मारने के बाद ये जिवेन ने दूर तक उदासीनता से देखा। वहां एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। जाहिर है वे उससे बेहद नफरत करते थे। हालांकि ये जिवेन ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि इस दुनिया में कमजोर लोग ताकतवरों के शिकार हैं। यदि वह सम्राट तियानयी के अनुरोध पर सहमत हो गया तो डार्क रेस का समर्थन और स्टोन रेस का समर्थन उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। तो फिर उसे क्या कहना चाहिए? ऐसी खतरनाक स्थिति के सामने केवल यही कहा जा सकता है कि यह धारा के विपरीत चलने वाली नाव की तरह थी। यदि वह आगे नहीं बढ़ता तो वह पीछे गिर जाता। यदि वह पीछे हटता तो ये लोग उसे जाने नहीं देते और इससे उसका अहंकार ही बढ़ता। सम्राट तियानयी को मारने के बाद ये जिवेन गाड़ी महल को अपनी जेब में रखने वाला था। हालांकि जब ये जिवेन ने ध्यान नहीं दिया तो सम्राट तियानयी सीधे भाग निकले और बचने के लिए प्रकाश की किरण में बदल गए।
ये जिवेन उसका पीछा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि एक शक्तिशाली आभा आ रही थी। ये जिवेन, जो थोड़ा पछतावा था, घूमा और मार्शल क्रिएशन पवेलियन में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने मार्शल क्रिएशन पवेलियन में कदम रखा, उन्हें तुरंत अपने शरीर पर अंतरिक्ष की एक शक्ति महसूस हुई, जो उन्हें दूसरी दुनिया में भेज रही थी। ये जिवेन ने फॉर्चून मार्शल मंडप में कदम रखा और तुरंत विशाल बुक शेल्फों की कतारें देखी। किताबों को शेल्फ पर रखा गया था। कुछ मार्शल आर्ट मैनुअल थे, कुछ जादुई गुप्त तकनीकें थी, कुछ थे क्लासिक्स, और कुछ व्यक्तिगत नोट्स थे। वहां हर तरह की किताबें थी। वह सब कुछ जो कोई चाह सकता था यहाँ था। ये जिवेन की दृष्टि से भी वह बिल्कुल भी अंत नहीं देख सका। ये वास्तव में संपूर्ण फॉर्चून गॉड राजवंश का असली मूल था, संपूर्ण फॉर्चून डोमेन की मार्शल आर्ट पवित्र भूमि। इसके अलावा, ये जिवेन ने अपनी दोहरी पुतलियां खोली और देखा कि इनमें से प्रत्येक पुस्तक लंबे समय से जमा की गई थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति से बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने वास्तव में गुप्त क्षेत्र और राज्य बनाए थे। कुछ सैन्य पुस्तकें थी। हर तरफ मार काट की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक के बाद एक आवाज गगनभेदी थी। साफ सुथरी हत्यारी आभा किताबों में घुसती हुई दुनिया को प्रभावित करती हुई प्रतीत होती थी। किताबों में ये जिवेन हर तरह की सैन्य रणनीति देख सकते थे। वे वास्तव में जीवित थे, दुनिया के उस हिस्से में लगातार दोहरा रहे थे और अभ्यास कर रहे थे। जैसे जैसे इनका अभ्यास करने की संख्या बढ़ती गई, ये सैन्य रणनीतियां वास्तव में और अधिक उत्कृष्ट होती गईं। इससे ये जिवेन को आश्चर्य से अपनी जीभ चटकानी पड़ी। उन्होंने प्राचीन पुस्तकों को पुस्तक का सही अर्थ विकसित होते देखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी इन प्राचीन पुस्तकों को अपने आप विकसित होते नहीं देखा था। इसके अलावा, वे जितना अधिक विकसित हुए, उतने ही अधिक परिपूर्ण होते गए। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे सामान्य तरीकों से हासिल किया जा सकता था। इसका मतलब ये था कि इन प्राचीन पुस्तकों ने वास्तव में अपनी इच्छा विकसित की थी, और वे केवल किताबों की सामग्री का अवतार नहीं थी। यह मार्शल क्रिएशन पवेलियन सचमुच अद्भुत था। ये जिवेन ने इन सैन्य पुस्तकों के अलावा जहां तक उसकी आंखें देख सकती थी, देखा। वह विभिन्न कुलों के कई क्लासिक्स देख सकता था। इनमें से प्रत्येक क्लासिक एक प्रकार के गहन अर्थ, एक प्रकार के दाव और एक प्रकार के गहन अर्थ का वर्णन कर रहा था। प्रत्येक शब्द एक प्रकार के दाव का प्रतिनिधित्व करता था और बहुत उत्कृष्ट था। यहाँ तक कि ये जिवेन को भी लगा कि जब उसने कई दाव को देखा तो यह आंखें खोलने वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में इतना अद्भुत दाव भी होगा। हालांकि यह उनके दाव जितना अच्छा नहीं था, फिर भी यह उनके लिए एक बहुत अच्छा पूरक था। इनके अलावा कुछ मार्शल आर्ट मैनुअल और जादुई गुप्त तकनीकें भी थीं। मार्शल आर्ट और जादुई तकनीकों का अभ्यास करते हुए वे वास्तव में मानव आकृतियों में बदल गए। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।